गुड मॉर्निंग बच्चे, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथोफीलियंस। तो आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 1 सेट्स, जो कि फर्स्ट यूनिट का चैप्टर है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सेट्स क्या है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। बहुत छोटी सी बात है। सेट्स किसको बोलते हैं? वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स का वेल डिफाइंड कलेक्शन, उसको बोलते हैं हम सेट्स। ऑब्जेक्ट्स कैसे? ऑब्जेक्ट्स चाहे वो लिविंग हो चाहे वो नॉन लिविंग हो, मतलब कैसा भी ऑब्जेक्ट हो सकता है। वो लिविंग भी हो सकता है, वो नॉन लिविंग भी हो सकता है। और उस ऑब्जेक्ट का वेल डिफाइंड कलेक्शन, यहाँ पे वेल डिफाइंड को मैंने अंडरलाइन किया है। वेल डिफाइंड मतलब जो चीज़ बहुत अच्छे से डिफाइंड हो, जो चीज़ बहुत अच्छे से डिफाइंड हो, उसके बारे में आपको पता हो कि वो क्या चीज़ है, वो कितनी है, उसके बारे में हर चीज़ आपको पता हो। मतलब जो भी बात आपको वहाँ बताई गई हो, वो बात आपके लिए काफ़ी हो उस ऑब्जेक्ट के बारे में जानने के लिए। तो उसको हम बोलेंगे वेल डिफाइंड, पूरी तरह से डिफाइंड है। ओके, तो सेट्स के बारे में जो हमने डेफिनेशन देखी वो क्या है? अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, दैट्स इट। इसके अलावा आपको ये बात पता होनी चाहिए कि हम इसको डिनोट कैसे करते हैं, सिम्बलाइज कैसे करते हैं। तो सेट्स को सिम्बलाइज करने के लिए हम इंग्लिश के कैपिटल अल्फ़ाबेट्स का यूज़ करते हैं हमेशा। कैपिटल ए हो, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल डी, एक्स, वाई, जेड, एनीथिंग, एनी कैपिटल अल्फ़ाबेट, कैपिटल इंग्लिश अल्फ़ाबेट। ओके, इसके अलावा ऑब्जेक्ट्स इन अ सेट आर कॉल्ड इट्स मेंबर्स और एलिमेंट्स। यानी कि जो भी सेट के ऑब्जेक्ट्स होंगे उनको हम क्या कहेंगे? मेंबर्स कहेंगे या फिर एलिमेंट कहेंगे। उस सेट का एलिमेंट या उस सेट का मेंबर। जैसे किसी फैमिली में 5 लोग हैं तो वो लोग नहीं कहलाते बल्कि फैमिली मेंबर्स कहलाते हैं, उस फैमिली के मेंबर्स। इसी तरह से सेट के फैमिली में जो भी ऑब्जेक्ट्स होंगे उनको हम ऑब्जेक्ट्स नहीं कहेंगे बल्कि क्या कहेंगे? मेंबर्स कहेंगे या फिर एलिमेंट्स कहेंगे। ओके, और इन एलिमेंट्स को या इन मेंबर्स को हम कैसे डिनोट करते हैं? इट इज़ डिनोटेड बाय स्मॉल English alphabets. Small English alphabets such as small a, small b, c and so on. Okay, कुछ भी हम ले सकते हैं किसी भी सेट के ऑब्जेक्ट को डिनोट करने के लिए। बल्कि अब मुझे ऑब्जेक्ट नहीं कहना चाहिए, एलिमेंट या मेंबर को डिनोट करने के लिए हम क्या कहेंगे? क्या अल्फ़ाबेट यूज़ करेंगे? स्मॉल इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स का यूज़ करेंगे। ओके, तो ये हुई बात सेट्स की। अगर अच्छा मैंने कहा है अगर कि इफ़ स्मॉल a इज़ एन एलिमेंट ऑफ सेट कैपिटल A, अगर मैंने कहा इफ़ स्मॉल a इज़ एन एलिमेंट ऑफ अ सेट कैपिटल A, सेट है कैपिटल A और उसका स्मॉल a जो है क्या है? एलिमेंट है, यानी उसका ऑब्जेक्ट है, उस सेट का ऑब्जेक्ट है स्मॉल a। तो इस बात को मैं शॉर्ट में कैसे लिख सकती हूँ कि a बिलोंग्स टू कैपिटल A, स्मॉल a बिलोंग्स टू कैपिटल A। ये जो e जैसा साइन है इसको हम बोलते हैं बिलोंग्स टू। ठीक है, राउंड में बनता है ये ऐसे करके। तो a बिलोंग्स टू कैपिटल A, ये हो गया। इसी तरह से अगर कहा जाए कि इफ़ a इज़ नॉट एन एलिमेंट ऑफ अ सेट A, तो हम क्या लिखेंगे? a डज नॉट बिलोंग्स टू। जैसे मैं आपको दिखाती हूँ, जैसे मैं अगर लिखूँ यहाँ पर if small a is not an element of a set capital
ए सपोज कहती हूँ मैं, तो कैसे लिखेंगे हम इसको? ए बिलोंग्स को हम कट कर देंगे, डज नॉट बिलोंग्स टू कैपिटल ए। स्मॉल ए जो है वो कैपिटल ए को बिलोंग नहीं कर रहा है, क्योंकि ये इसका एलिमेंट नहीं है। इसका एलिमेंट कोई और हो सकता है, लेकिन स्मॉल ए इसका एलिमेंट नहीं है। अगर ऐसा लिखा है इफ़ ए इज़ नॉट एन एलिमेंट ऑफ अ सेट कैपिटल ए, तो हम लिखेंगे स्मॉल ए डज नॉट बिलोंग्स टू कैपिटल ए। यानी ये छोटी सी बात से आपने इस स्टेटमेंट को कवर कर लिया। ये सिंबलाइज आपको करना आना चाहिए। सिंबल्स को बहुत ध्यान में रखना है कि क्या मतलब है इस सिंबल का, क्या मतलब है इस सिंबल का। हर सिंबल को आपको ध्यान में रखना है। ओके, ओके, अब देखते हैं एग्जाम्पल्स कि सेट्स के एग्जाम्पल्स क्या हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, अगर मैंने लिखा है कलेक्शन ऑफ vowels in the English alphabet, English alphabet, ये लिखा है। अगर मैंने, क्या मतलब हुआ? कलेक्शन किसका? वॉवल्स का। कौन से वॉवल्स का? इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स का। तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के वॉवल्स का कलेक्शन, यानी कि ऑब्जेक्ट है और वो वेल डिफाइंड है। वेल डिफाइंड कैसे है? इंग्लिश अल्फ़ाबेट के वॉवल्स हमें पता है बहुत आसानी से कि कौन कौन से वॉवल्स होते हैं। ए, ई, आई, ओ, यू, 5 वॉवल्स हैं और ये डिफाइंड था, तो इनका कलेक्शन हमने कर लिया। तो ये क्या बनाएगा? ये 5 ऑब्जेक्ट्स मिलकर एक सेट बनाएंगे और ये पांचों ऑब्जेक्ट्स उस सेट के एलिमेंट्स या मेंबर्स कहलाएंगे। ओके, इसी तरह सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं। अभी हमें सेट्स को किस तरह से, किस फॉर्म में लिखना है वो हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी बस हम देख रहे हैं कि सेट का क्या एग्जाम्पल है और उसको हम कैसे समझें। अब जैसे कि ओके, अब सेकेंड एग्जाम्पल, कलेक्शन ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स, कलेक्शन ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स। कलेक्शन ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स अगर मैं कहूँ तो कलेक्शन तो है, किसका है? प्राइम नंबर्स का है। तो प्राइम नंबर्स का कलेक्शन, प्राइम नंबर्स तो डिफाइंड है, लेकिन कहाँ तक के प्राइम नंबर्स ये अभी बताया नहीं गया है। ये नहीं बताया जब तक तो वेल डिफाइंड चीज़ नहीं है, पूरी तरह से डिफाइंड नहीं है। डिफाइंड है मगर वेल डिफाइंड नहीं है। तो हमें इसको वेल डिफाइन करने के लिए कुछ ना कुछ एक एंड पॉइंट पता होना चाहिए कि कहाँ तक जाना है उसको। तो सपोज़ अगर मैंने लिख दिया लेस दैन 20, तो ये वेल डिफाइंड हो गया कि प्राइम नंबर्स कौन से वाले, जो कि लेस देन 20 हो। ओके, तो कौन कौन से हो जाएंगे प्राइम नंबर्स? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 और 19। ये 3, 3, 6 और 2, 8 ऑब्जेक्ट्स हो जाएंगे जो कि क्या है? प्राइम नंबर्स हैं और इनका कलेक्शन मिलकर बनाएगा एक सेट। क्लियर? चलिए, ये तो हुए 2 एग्जाम्पल्स जो हमने डिस्कस किए अभी, जो कि सेट फॉर्म करते हैं। अब कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स ले लेते हैं जो कि सेट फॉर्म नहीं करते। जैसे कि सपोज़ मैं कहती हूँ कलेक्शन ऑफ ब्यूटीफुल गर्ल्स ऑफ इंडिया, इंडिया की सारी ब्यूटीफुल गर्ल्स। अब भाई ब्यूटीफुल गर्ल्स, ठीक है, ब्यूटीफुल तो डिफाइंड है लेकिन वेल डिफाइंड नहीं है। कितना ब्यूटीफुल, कैसा ब्यूटीफुल, वो एक डिफाइंड, वेल डिफाइंड चीज़ नहीं है। गर्ल्स का ब्यूटीफुल होना, कोई थोड़ा ब्यूटीफुल भी होता है तो कोई ज़्यादा ब्यूटीफुल भी होता है, तो ये वेल डिफाइंड चीज़ नहीं है। तो ऐसे ही गर्ल्स का कलेक्शन हम बोल नहीं सकते कि ये वेल डिफाइंड चीज़ है, तो इसलिए ये सेट फॉर्म नहीं करेगा क्योंकि इसका कलेक्शन हम नहीं कर पाएंगे। इसी तरह अगर मैं कहूँ कलेक्शन ऑफ
रिच पर्सन्स। अब अमीर लोगों का कलेक्शन, अब अमीर कितने अमीर, यहाँ पे भी कोई वेल डिफाइंड चीज़ के बारे में नहीं बोला गया कि कितना अमीर है, इतना पैसा उसके पास है, कुछ नहीं बताया, बस रिच पर्सन बोला है। तो अमीर थोड़ा भी अमीर हो सकता है, ज़्यादा अमीर भी हो सकता है, तो कितना भी हो सकता है। इसी तरह अगर मैं कहूँ कलेक्शन ऑफ गुड प्लेयर्स, अच्छे प्लेयर का कलेक्शन। अच्छे प्लेयर भाई कैसे अच्छे प्लेयर, थोड़ा अच्छा प्लेयर, ज़्यादा अच्छा प्लेयर या बहुत ज़्यादा अच्छा प्लेयर, उसकी भी कोई डिफ़ाइन चीज़ नहीं है ये। तो ये तीनों ही एग्जांपल्स जो मैंने आपको दिए, ये तीनों सेट फॉर्म नहीं करेंगे, डू नॉट फॉर्म सेट्स। क्लियर? तो समझ में आई बात? दोनों एग्जांपल्स दिए मैंने इसलिए ताकि आपको क्लियर हो जाए कि कैसे हम बोल सकते हैं कि कोई चीज़ बिल्कुल वेल डिफाइंड है। ओके, तो अब क्या है मेथड ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट। सेट्स का मेथड ऑफ रिप्रेजेंटेशन, दो तरह का रिप्रेजेंटेशन हम करते हैं सेट का। एक करते हैं रोस्टर फॉर्म में और एक करते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में। सेट बिल्डर फॉर्म में, रोस्टर फॉर्म को हम टैब्यूलर फॉर्म भी कहते हैं। ये बात आपको पता होनी चाहिए। कई बार क्वेश्चन में लिखा होता है रोस्टर फॉर्म नहीं लिखा होता, टैब्यूलर फॉर्म लिखा होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि आपको किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है अपने सेट को। अगर लिखा है कि सेट रिप्रेजेंट योर सेट या रिप्रेजेंट दिस सेट इन टैब्यूलर फॉर्म और इन रोस्टर फॉर्म, तो आपको पता होना चाहिए दोनों एक ही है। और दूसरा है सेट बिल्डर फॉर्म। तो ये आपको अब देखना है कि दोनों में है क्या। डिस्कस करते हैं इसको हम। तो चाहे हम रोस्टर फॉर्म की बात करें या टैब्यूलर फॉर्म की बात करें, क्या है ये, इसमें आपको क्या करना होता है, यू ऑल हैव टू लिस्ट all the members of a set within braces like this and separate them by commas। ठीक है, जो भी आपको दिया हुआ है इंफॉर्मेशन, वहाँ पे आपको सेट को जो टैब्यूलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, तो क्या करना होगा, उस सेट के सारे मेंबर्स को इस तरह के ब्रेसेस में आपको लिखना है। और साथ ही साथ जितने भी मेंबर्स या एलिमेंट्स हैं उनको सेपरेट किससे करना है, कॉमा से सेपरेट करेंगे आप। इसी तरह से एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका कि क्या है, इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा है ऑल प्राइम नंबर्स लेस देन 20। ठीक है, ये लिखा है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ऐसे ब्रेसेस बनाएंगे और सारे प्राइम नंबर्स लिखेंगे लेस देन 20। तो क्या क्या है, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 और 19 ब्रेसेस को क्लोज कर देंगे। तो हमें इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना था, तो सबसे पहले चीज़ क्या है, इसको ब्रेसेस में लिखना है और हर एलिमेंट या हर मेंबर के बीच में कॉमा से उसको सेपरेट करना है। ये चीज़ ध्यान रखनी है। क्लियर? इसके अलावा एक एग्जांपल मैं और बताना चाहूँगी आपको। जैसे कि लिखा है सेट ऑफ all letters in mathematics। वर्ड है मैथमेटिक्स, इसमें जितने भी लेटर्स हैं उसको सेट के फॉर्म में लिखना है। और सेट का कौन सा फॉर्म, टैब्यूलर या फिर रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो सबसे पहले हम ब्रेसेस बनाएंगे,
उसके बाद जितने अल्फ़ाबेट्स हैं उनको लिखेंगे। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना है कि रिपीटेड लेटर्स आर टेकन ओनली एट वंस। रिपीटेड लेटर्स जितने भी हैं, जैसे एम यहाँ पे रिपीट हो रहा है, ए रिपीट हो रहा है, टी रिपीट हो रहा है, और क्या रिपीट हो रहा है, और कुछ नहीं रिपीट हो रहा है। तो जो रिपीटेड लेटर्स हैं उनको सिर्फ एक बार लिखना है, बार बार नहीं। जैसे एम लिख दिया हमने, फिर कॉमा, फिर ए लिख दिया, फिर टी लिख दिया, फिर एच लिख दिया, फिर ई लिख दिया। अब दोबारा से एम आया तो दोबारा से नहीं लिखेंगे, फिर ए आ गया दोबारा से ए भी नहीं लिखेंगे, फिर दोबारा से टी आया है फिर नहीं लिखेंगे, आई आया है तो लिख देंगे, सी भी आया है लिख दिया, और एस लिख दिया। यानी कि ये लेटर्स या ये मेंबर्स या ये एलिमेंट्स होंगे इस सेट के लिए। तो जो भी कोई ऐसा वर्ड लिखा हुआ आता है कि सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन दिस वर्ड, तो जो भी वर्ड होगा उस वर्ड के सारे अल्फ़ाबेट्स को आप लिखेंगे। लेकिन आपको ये ध्यान में रखना है कि रिपीटेड लेटर्स को सिर्फ एक बार लिखना है, एक से ज़्यादा बार नहीं लिखना है। क्लियर? ओके, तो अब देखते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म, इसमें क्या करना होता है कि वी लिस्ट द प्रॉपर्टी और properties satisfied by all the elements of the set। इसमें आपको जो भी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दी गई है उसकी प्रॉपर्टी लिखनी है, और या फिर एक से ज़्यादा प्रॉपर्टी भी हो सकती है, तो प्रॉपर्टीज़ लिखनी है जो वो एलिमेंट्स उसको सेटिस्फाई करे, यानी वो प्रॉपर्टी जो एलिमेंट्स को सेटिस्फाई करे, जो भी आपको सेट के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर लिखा है ए और ये लिखा है रोस्टर फॉर्म में, सपोज 1 2 3 4 5 एंड 6 ये लिखा है, ठीक है। अब यहाँ पर हमें क्लियरली दिख रहा है, क्लियरली A इज़ द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स बट लेस देन 7 से छोटे जो हैं नेचुरल नंबर्स, उनका सबका सेट है ये क्लियरली हमें नज़र आ रहा है, यहाँ पर है ना, क्लियरली दिख रहा है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे? हम इसको लिखेंगे A जो कि सेट है, इसमें कैसे एलिमेंट्स हैं, x के जैसे। x हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स या मेंबर्स होंगे उसको हम स्मॉल इंग्लिश अल्फ़ाबेट से डिनोट करेंगे। तो अगर सपोज़ मैंने स्मॉल x लिया है तो ये स्मॉल x के फॉर्म में इसके अंदर सारे एलिमेंट्स हैं, लेकिन उसका फॉर्म क्या है, ये x जो है वो बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर्स को, और साथ ही साथ क्या बात पता है आपको कि ये x जो है वो लेस देन 7 है। क्लियर? तो ब्रेसेस क्लोज्ड, ये बात आपको लिखनी है, मतलब इस फॉर्म में आपने लिखा है, तो ये हो गया सेट बिल्डर फॉर्म। कोई मुश्किल? ओके, इसी तरह से जैसे अगर आपको कोई और भी दिया है, कोई और एग्जाम्पल है, सपोज़ एक और एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लिखती हूँ। जैसे सपोज़ लिखा है एक सेट B है सपोज़, और उस सेट को हमें इस फॉर्म में दिया है 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6 एंड 6/7, सपोज़ ये दिया हुआ है, ठीक है। अब हमें इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, तो क्लियरली हमें नज़र आ रहा है कि 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पे नीचे डिनोमिनेटर में 2 3 4 5 6 7, ये सारे के सारे नेचुरल नंबर्स ही दिख रहे हैं हमें, है ना।
और ऊपर अगर 1 है तो नीचे 2 है, ऊपर 2 है तो उसमें एक और ऐड करके नीचे 3 है। अगर ऊपर न्यूमरेटर में 3 है तो नीचे डिनोमिनेटर में 1 प्लस कर दिया गया है। फिर न्यूमरेटर में अगर 4 है तो फिर से 1 प्लस कर दिया डिनोमिनेटर में। फिर न्यूमरेटर में अगर 5 है तो फिर से नीचे 1 प्लस कर दिया डिनोमिनेटर में। इसी तरह से जैसे फिर से ऊपर अगर न्यूमरेटर में 6 है तो डिनोमिनेटर में फिर से 1 ऐड कर दिया गया है। तो हमें इस चीज़ को ध्यान में रखना है। ये चीज़ हमें दिख रही है साफ साफ यहाँ पर, तो हम क्या करेंगे, हम ऐसे लिख सकते हैं कि यहाँ पर x के फॉर्म में एलिमेंट्स हैं और वो x कैसा है, x इक्वल है, अगर ऊपर स्मॉल n है तो नीचे स्मॉल n प्लस 1 है। अब ये n क्या है, n बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर को। ठीक है, क्लियर? इतनी बात समझ में आ गई होगी कि x के फॉर्म में है और x किसके बराबर है, स्मॉल n अगर न्यूमरेटर में है तो डिनोमिनेटर में उसमें 1 ऐड कर दिया गया है, दैट इज़ n प्लस 1, स्मॉल n है ना। अब यहाँ पे n की जगह हम कुछ और भी ले सकते थे, ये मेरी मर्ज़ी है, a b c कुछ भी ले सकते हैं। बस हमें फिर ये बताना होगा कि जो भी अल्फ़ाबेट हमने लिया है वो किसको बिलोंग कर रहा है, वो नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है। इसके अलावा n के बारे में हमें क्या बात पता है, सारे के सारे n तो नहीं है यहाँ पे, सारे के सारे नेचुरल नंबर्स तो नहीं है। तो हमें एक बात और यहाँ पर लिखनी होगी। क्या लिखना होगा, यहाँ लिखना होगा एंड, यहाँ थोड़ी जगह कम हो गई है इसलिए मैं नीचे लिख रही हूँ कि n इज़ ग्रेटर दैन और इक्वल टू 1, 1 के बराबर भी है और 1 से बड़ा भी है। कितना बड़ा है, इतना बड़ा है कि 6 से कम है और 6 के बराबर है ना, कि n की वैल्यू जो ऊपर जा रही है 1 2 3 4 5 6, n की ये वैल्यूज़ हैं 6 तक, तो n की वैल्यू ग्रेटर देन 1, ठीक है भाई, और लेस देन 6, ठीक है भाई, और 1 और 6 भी इंक्लूड हो रहे हैं तो हमने इसलिए इक्वल टू का भी साइन लगा लिया। ये जो साइन है मैंने लिखा है, वैसे आपको पता होगा इस बारे में कि ग्रेटर देन और इक्वल टू का साइन है ये, और इसी तरह से ये लेस देन और इक्वल टू का साइन है। तो ये हमने कैसे लिखा, ये इंटरवल लिखना आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए कि ये स्मॉल n पे हमने फोकस किया है। ये जो न्यूमरेटर में हमने स्मॉल n लिखा है इसके ऊपर हमने फोकस किया है। ये n बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर को, और ये n कैसा है यहाँ पे हमें दिख रहा है 1 से लेके 6 तक है, तो ये n 1 से लेके 6 तक है यानी 1 से बड़ा है, तो n इज़ ग्रेटर देन 1, लेकिन 1 के बराबर भी है तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। इसी तरह n 6 से छोटा है तो n इज़ लेस देन 6, और इक्वल भी है 6 के, तो इसलिए इक्वल टू लेस देन और इक्वल टू 6, तो n इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड लेस देन इक्वल टू 6। उसके बाद हम कर लेंगे ब्रेसेस को क्लोज। क्लियर? तो ये बात है, ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। तो आई होप कि ये दोनों फॉर्म्स आपको क्लियर हो गई होंगी। तो यही है ये दोनों फॉर्म्स कि हम अपने सेट को किन दो फॉर्म्स में लिखते हैं, एक है हमारा रोस्टर फॉर्म, दूसरा है सेट बिल्डर फॉर्म। ये आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। इसमें सिंपल है, इसमें हम सिर्फ ब्रेसेस में लिखते हैं और हर एलिमेंट के बीच में कॉमा लगाते हैं, और इसमें क्या करते हैं, जो भी हमें सेट गिवन होता है उस सेट की प्रॉपर्टी को लिखते हैं। पहले देखते हैं कि क्या है, फिर उस प्रॉपर्टी को पहचान कर उस प्रॉपर्टी को लिखते हैं। बस जो एज इट इज़ हमें दिख रहा है हमें वही लिखना है, उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है। ठीक है? तो अब वैसे तो अब जितना हमने अभी डिस्कस किया है इसमें से ऐसे एज सच बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन बनता नहीं है, बहुत सिंपल क्वेश्चंस ही होते हैं। जैसे आपके एनसीईआरटी में है, बहुत सिंपल क्वेश्चंस ही रहते हैं। लेकिन फिर भी मैं एक क्वेश्चन आपको देती हूँ, वो क्वेश्चन आपको देखिए कि आपसे होता है या नहीं होता है। तो आपका जो क्वेश्चन है वो ये क्वेश्चन नंबर 1, which of the following collection are sets? फर्स्ट है the collection of all the persons
of Chennai whose assessed annual income exceeds 10 lakhs rupees. And another one is the collection of all books on of mathematics. एक और दे देती हूँ उसमें मैं आपको ठीक है. द कलेक्शन ऑफ ऑल रिच पर्सन्स ऑफ दिल्ली. ये एक छोटा सा क्वेश्चन है, ये आपको करना है. बाद में फिर इसको जब हम हमारे सारे क्वेश्चंस इकट्ठे हो जाएंगे सारे लेक्चर्स से, तो फिर हम एक क्लास रखेंगे जिसमें हम सारे क्वेश्चंस को एक बार फिर से डिस्कस भी करेंगे कि क्या होना चाहिए उसका सही आंसर और उसकी क्या एक्सप्लेनेशन है, कि अगर जिन लोगों से नहीं भी हुआ हो तो उनको भी समझ में आ जाए कि हाँ इसको हमें इस तरह से डील करना है. लेकिन अभी आपको खुद ट्राई करना है. ओके. और जिनसे हो जाए वो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं मुझे कि हम लोगों ने कर लिया है. और इसके बाद अब हम लोग नेक्स्ट जो है वो NCERT फर्स्ट एक्सरसाइज के कुछ जो क्वेश्चंस उसमें दिए हैं आपके बुक में उसको सॉल्व कर लेंगे. और प्लीज़ आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें. थैंक यू फॉर वॉचिंग. गुड बाय.